तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग फिर अपने कार्य पर तत्पर हो जा रहे हैं। कुछ दिन के लिए क्या करें, समस्या आ रहा है और समस्या को समाधान भी करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रहा, तो फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर चले हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का जो है पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नॉट इन एयरक्राफ्ट रेंज, साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग, साउंड नेविगेशन एंड राउंड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोनार। थोड़ा हम सोनार के बारे में जानेंगे, सोनार क्या है। सोनार जो है पानी के अंदर यानी कि जल के अंदर, कोई पानी के अंदर चाहे समुद्र के अंदर कोई ध्वनि उत्पन्न आ रही है, उसकी ध्वनि को यानी कि वस्तु को, यानी कि जिससे टकरा रही है, मान लीजिए कि कोई वस्तु, कोई ध्वनि है, प्रतिध्वनि है, किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ रही है, तो सोनार को उसको पता करने के लिए, पता कराने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? तो पानी में हम लिखेंगे, पानी के अंदर वस्तु को वस्तु को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तु को पता करने के लिए कितनी दूरी पर है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर वस्तु को पता करने के लिए कितनी दूरी पर है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूरी मापने के लिए और उनका स्थान मापने के लिए, तो इसमें हम लिखेंगे दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए तथा स्थान को निर्धारित करने के लिए, स्थान को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका सोनार का काम क्या है, प्रतिध्वनि को भी मापता है। किसको मापता है? ध्वनि को मापता है। तो याद रखिएगा, सोनार का प्रयोग पानी के अंदर वस्तु को मापने के लिए क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। उसकी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, कितने दूरी पर वो है, स्थान को किस स्थान पर है निर्धारित करने के लिए, यानी प्रतिध्वनि को भी मापता है। क्या कहता है? प्रतिध्वनि को। तो सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग रेजिंग हाँ रेजिंग। तो इसमें ऑप्शन कौन से होगा सोनार का ऑप्शन साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होगा। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होगा। थोड़ा सा स्क्रीन शॉट आप लोग लीजिए इसको। ठीक है, किस परिस्थिति में कमरे के तापमान पर पानी उबाल किस परिस्थिति में कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? किस पर? थोड़ा सा हम जान ले, कुछ और भी नया चीज हम लोग जान लेते हैं कि जल का घनत्व कितना होता है। जल का घनत्व थोड़ा एक्स्ट्रा चीज जाना जाता है। जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व जो होता है 4 सेंटीग्रेड होता है। जल का घनत्व 4 सेंटीग्रेड। कई बार एग्जाम में पूछा है जल का घनत्व कितना होता है। जल का घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड। इसको आपको याद रखिएगा। जल का गलनांक जल का गलनांक जल का गलनांक 0 सेंटीग्रेड होता है। और 0 सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जल हमारा जमना चालू हो जाएगा। 100 सेंटीग्रेड यानी कि यदि जल 100 सेंटीग्रेड पर रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, पानी उबलने लगता है। पानी क्या होता है, उबलने। 100 सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? निम्न किस परिस्थिति में कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, बहुत अधिक दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो हम निम्न दाब पर क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल सकते हैं। निम्न दाब पर, किस पर? निम्न दाब पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो ठीक है, थोड़ा स्क्रीन शॉट भी आप क्या कीजिए, लीजिए। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है ना, ले लिए। ठीक है, और चलेंगे पहला, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
हाँ स्टूडेंट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। यदि ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्जाम हो गया और आपको ग्रुप डी का टेक्नीशियन का एएलपी का तैयारी करना है तो इसी चैनल से जुड़िए ताकि आप लोग को हेल्प मिले, क्योंकि ये एएलपी ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 22 मार्च को, 24 जनवरी को, 24 मार्च को। पहला पहला हम देखते चले जाएंगे कि कौन कौन क्या है। ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व 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 मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व 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 टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या होता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को विश्व मौसमी विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। हम आगे देखेंगे इसमें ऑप्शन तो कौन से होगा? विश्व जल दिवस दे रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा हमारा? 22 मार्च। क्या जाएगा? 22 मार्च जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से कौन संबंधित है? फुटबॉल से कौन कौन संबंधित है? तो इसमें कौन कौन? आर्थर परेरा, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप। देखिए, आर्थर परेरा भी होगा, ये भी क्या है? इससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी संबंधित है, रोबर्ट्स कप भी संबंधित है, रोबर्ट्स कप भी। और एक और जान लें, डूरंड कप, डूरंड डूरंड कप भी क्या है? इसी से ही, फुटबॉल से ही संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ये सभी जाएगा। सभी को याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर परेरा, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप सब फुटबॉल से संबंधित है। तो इसको याद भी रखना है आपको कि ये आए तो जाए ना, छोड़कर हमारा जाए ना, क्योंकि दिया रहता है। चारों ऑप्शन पूछता है, आर्थर परेरा, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप सब पूछता है, तो आपको को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्या कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन हम चलेंगे 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के प्रकाशित केंद्र, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट प्रकाशित केंद्र O तथा अनंत के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक हम पहले अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण पे ही कह रहा है। एक अवतल दर्पण हम ले लेंगे, इस अवतल दर्पण पे वस्तु को रखा गया है अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये अनंत है और प्रकाशित केंद्र हमारा ये है, यानी कि इस पर क्या है? O है। इसी के बीच वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है। इसके बीच हम वस्तु को रख दें, इसके बीच वस्तु को हम रख दिए, रख दें तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब यहाँ टकराएगी
तो इस पे अपवर्तन के पश्चात ये फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस F1 से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। अगर इसको इधर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आती हुई क्या हुई? प्रतीत होगी। अब एक किरण क्या हो, फोकस F1 से एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाता हो, एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाता हो, तो दोनों किरणें देख रहे हैं इस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। फोकस F1 है, तो यहीं पर मेरा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यहीं पे क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं ना? तो प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, और क्या बन रहा है? देखिए, ये बड़ा और ये छोटा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा, उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक बनेगा। तो इसमें कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। छोटा, सीधा, आभासी। अब हम जानेंगे, हाँ, और कुछ भी जान लीजिए। अवतल लेंस को कहा जाता है, अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये भी बात क्या करना है? याद रखना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन है? बड़ा, समान, छोटा, बहुत बड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब तो बता ही सकते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? छोटा होगा। कौन सा होगा? छोटा। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे कम घनत्व वाला निम्न में से कौन एक है? पृथ्वी पर सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? इसमें कौन सा है? एरोग्राफाइटा, कार्बाइन, एरोग्राफाइटा कि एरोग्राफी? इसमें ऑप्शन होगा एरोग्राफी। कौन होगा? एरोग्राफी। यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये जो है हवा से भी, कहां से? हवा से भी 7.5 गुना क्या है? कम है। हवा से भी क्या है? इसका घनत्व क्या है? कम है। 7.5 गुना क्या है? कम है। पृथ्वी को सबसे कम घनत्व वाला है। हवा से भी क्या है? ये कम है। हेलियम से भी कम। हेलियम से भी क्या है? हेलियम से भी क्या है? हेलियम से भी क्या है? कम है। तो ऑप्शन नंबर एरोग्राफी में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? एरोग्राफी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे कम घनत्व वाला निम्न में से कौन एक है? तो है एरोग्राफी। कौन सा है? एरोग्राफी। हाँ, स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए। 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस राज्य शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, जो मणिपुरी है, जो शास्त्रीय नृत्य जो दिया है मणिपुर, किस राज्य का है? मणिपुर का जो होता है, मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। तो वही कुछ किस राज्य का है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। आपको झटके में बताएं, ऑप्शन दीजिए कौन सही होगा इसमें। असम होगा, उड़ीसा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मणिपुर होगा। तो हम सबके बारे में जानेंगे। असम का
असम का जो होता है, असम, असम का जो होता है सत्रिय नृत्य होता है, सत्रिया, असम का सत्रिया नृत्य, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया नृत्य। उड़ीसा का है ओडिसी, ओडिसी क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, ओडिसी है। उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक, उत्तर प्रदेश का कथक। मणिपुर का है मणिपुर, मणिपुर का क्या है, मणिपुरी। तो शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है मणिपुरी, और असम का है सत्रिय नृत्य, उड़ीसा का है ओडिसी, और उत्तर प्रदेश का है कथक, और मणिपुर का है मणिपुरी। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा सही होगा, मणिपुर का कौन है, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। ठीक है। डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर और इथेनॉल दो आणविक सूत्र क्या होगा, दो आणविक सूत्र क्या होगा, इसे बताना है। C2H6O, CH3OH, C2H5OH, C3H8। हम बारी बारी सबके बारे में जानना है। इसको कहते हैं प्रोपेन, क्या कहते हैं, प्रोपेन का, याद रखिएगा। C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, C2H5OH कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसको कहेंगे एथिल एल्कोहल, कहेंगे क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। C3H5 को कहेंगे CH3OH को कहेंगे हम लोग मेथिल, मेथिल एल्कोहल, क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। C2H6O को कहेंगे हम डाई मेथिल ईथर और इथेनॉल, दोनों कहेंगे। ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, ये दोनों हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। C2H6O को क्या कहेंगे हम, डाई मेथिल ईथर और इथेनॉल भी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नाइन और 10 नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मतलब विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों का खून आना, जोड़ों में दर्द, ये सब ध्यान दीजिएगा। इसकी कमी से, विटामिन सी में कभी कभी त्वचा पे क्या होता है, खुरदरा हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से ही त्वचा पे क्या होता है, खुरदरा होता है। तो त्वचा का खुरदरा, त्वचा का खुरदरा, खुरदरा होना विटामिन सी के कारण से होता है। बालों का झड़ना, बालों का, बालों का झड़ना विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी, बालों का झड़ना विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया रोग, एनीमिया जो रोग होता है विटामिन सी पर कमी से, क्योंकि त्वचा पे लाल 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 कुछ त्वचा लाल, त्वचा पे लाल लाल हो जाते हैं, फुसड़ी से हो जाते हैं। तो त्वचा पे लाल, त्वचा लाल, त्वचा, त्वचा लाल, त्वचा लाल। और विटामिन सी पानी में क्या होते हैं, ये पानी में, ये ये पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंवला में। आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना, जोड़ों में दर्द होना। तो ये भी होता है, स्कर्वी रोग भी होता है, मसूड़ों में खून आना ये भी सही है, जोड़ों में दर्द होना ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ये सभी, ये सभी जो की पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस,
भारतीय सेना दिवस, विश्व तंबाकू दिवस। 31 मई को 31 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को 15 जनवरी को 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए पहला नंबर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्क्रीनशॉट भी लेते कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत फायदा आएगा। अब आज की बात से हम स्क्रीनशॉट पर ही क्या थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट देते रहेंगे, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टोटल, क्योंकि इसके लिए बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कोष को संयोजकता के रूप में जाना जाता है? किस कोष को संयोजकता के रूप में जाना जाता है? पहला कोष को, दूसरा कोष को, सबसे बाहरी कोष को, इनमें से कोई नहीं। किस कोष को? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संयोजकता किसे कहते हैं? भूलिएगा मत, कभी भूलने वाली बात है नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानते हैं के एल एम, ठीक है। अगर मान लीजिए सोडियम है चाहे मैग्नीशियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है कितना? 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें 2 8 18 32 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है ना? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। दो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 होगा, 2 8 1 होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़े होंगे तो 2 8 1। सबसे ये जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है इसी को कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, इसी को संयोजकता कहते हैं। तो सबसे बाहरी कोष को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ मान लीजिए मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का होता है 12, 2 8 2, तो इसकी संयोजकता कितना होगा? इसकी संयोजकता ये होगा। इसकी बाहरी कोष को संयोजकता बोलते हैं। इसकी बाहरी कोष को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। इसके बाहरी कोष को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो इसमें किस कोष की संयोजकता के रूप में जाना जाता है? तो सबसे बाहरी कोष को संयोजकता के रूप में जाना जाता है। सबसे बाहरी कोष को संयोजकता के रूप में जाना जाता है। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस को निम्न में से क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को निम्न में से क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं कि अपसारी दर्पण कहते हैं कि अभिसारी दर्पण कहते हैं? एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, जब तक एक एक चीज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं जानेंगे। एक चीज हम लोग को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, नहीं पढ़ेंगे तो हमको मालूम नहीं होगा। आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़ना चालू कीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। जब तक आप निचोड़ के साथ नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। वीडियो से हेल्प लीजिए, इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और आएगा भी क्वेश्चन, तो इस वीडियो से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत जाएगा और दिमाग में आपका तुरंत बैठ जाएगा। ठीक है, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल
दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण। इसमें कर अवतल लेंस को, लेंस में था तो ऑप्शन तो इसी तरह कट है, इस तरह होगा नहीं ये ऑप्शन। और लेंस में दो ही ऑप्शन में बच रहा है। तो अभिसारी लेंस को, अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ये ऑप्शन कौन से? उत्तल लेंस को निम्न में से क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ऑप्शन कौन जाएगा? एकदम उल्टा हो रहा है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। उसका एकदम विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। तो ऑप्शन में कौन सही जाएगा? दूसरा सही होगा। उत्तल लेंस को निम्न में से क्या क्या सही है? तो अभिसारी लेंस सही है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं ये जानना है। पहले ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के, पहले हम जान ले ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? कार्ल कार्ल विल्हेम सेले और प्रिस्टले ने खोज किया था। कौन? प्रिस्टले ने। कार्ल विल्हेम सेले और प्रिस्टले ने खोज किया था। यह एक रंगहीन, गंधहीन, यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, स्वादहीन स्वादहीन गैस होते हैं, जो जीव के लिए, जो जीवित के लिए क्या है? उपयोगी है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम सेले और प्रिस्टले ने खोज किया था। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन गैस होते हैं। इसकी जो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में, यानी कि हमारा जो O2 ऑक्सीजन होता है, यानी कि 2 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही 2। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ध्यान दीजिए, निम्न में से भारतीय राष्ट्रपति के सबसे लंबे समय तक अपने पद पर कार्यरत रहे, सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहे? ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1962 से डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, 50 से 62, 62 से 1962 से 1967, 1962 से 1967। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1950 से 1950 से 1962 तक थे। कहाँ तक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक कार्यरत रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 1962 से 1967 तक कार्यरत रहा इनका। बीबी गिरी का, जो बीबी गिरी है, बीबी गिरी का 1969 से 1974 तक, 1974 तक। के आर नारायण, के आर नारायण का 1997 से 2002 तक, 2002 तक कार्यरत कर रहे हैं लोग। तो इनका
कार्य कितना रहा, और इसमें से देखिए कितना सबसे ज्यादा, 50-10-22, 50-10-60, यानी कि 12 साल, 50-10-60, 50-10-60 दो 62, यानी कि 12 ये हो रहा है, 12 वर्ष, 62, 62, 5, 67, यानी कि 5 वर्ष, 69, 71 और 74, यानी कि 5, 97, 3, 3 और 2, 5। तो सबसे ज्यादा कार्यरत पर कौन रहे? सबसे ज्यादा कार्यरत पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे ज्यादा कार्यरत पर लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 14 क्वेश्चन तक पढ़ाने दिया जा रहा है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ मिलने मैं जल्दी लेकर आऊँगा, और जल्दी क्या लेकर, रोज रोज डाला जा रहा है। फिलहाल में कहीं गए थे, अब रोज आएगा वीडियो। अब नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, अब कहीं जाना था तो चले आए, वहाँ से लौट आए, और फिर डेली बाई डेली वीडियो आप लोगों को अपलोड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, ले लीजिए।